कि अगर ये 6 बजे तक आपके साथ बैठेंगी तो 6 बजे आरती शुरू होती है तो भीख कौन मांगेगा। माँ बाप जो थे वो क्या सिर्फ और सिर्फ बच्चियों को रोकते थे? वहाँ पे एक बच्ची थी, शी वॉज 15 ईयर्स ओल्ड एंड शी वॉज अ मदर ऑफ वन। वो उसी स्लम का एक लड़का था जिसका वो बच्चा था। कुछ तो ऐसी घटना आई होगी, आपने ऐसा देखा होगा जो सच में आपको अंदर से हिला दिया? ये तो अब रोज का हो गया है, 4 दिन में ठीक हो जाऊंगी। नमस्कार, मैं आरती बीआर सिंह आज सोशल अफेयर के मंच से आपको एक हमारे देश की प्रतिभा से मिलाने जा रहे हैं, संस्कृति सिंह। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। संस्कृति, आप करती क्या हैं? मैम, मेरा नाम संस्कृति सिंह है। रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लास्ट ईयर इन पॉलिटिकल साइंस। अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ, डबल मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस एंड आई एम अ सोशल वर्कर। लाइक आई हैव बिन इनटू सोशल वर्किंग पिछले 6 साल से। मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब मैं क्लास 9th में थी एंड अभी से लेके, बट एक्चुअली एक्टिवली मैंने काम करना शुरू किया है पिछले 4 सालों से। सो ये जो सोशल वर्क की बात आपने की ना, तो समाज सेविका बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? मैम, ये कहानी तो शुरू हुई थी जब मैं क्लास 7th या 8th में थी। मुझे एग्जैक्टली वो ईयर याद नहीं है। मैं आसनसोल में, जैसे कि आपने बताया, आसनसोल वेस्ट बंगाल में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी। सो वहाँ पे मैं कम्युनिटी सर्विस के लिए गई थी एक दिन एंड वो राखी सेलिब्रेशन था। एंड वहाँ पे उस कम्युनिटी में जब जाके मैंने राखी सेलिब्रेशन के लिए जब मैं गई एंड वहाँ पे मैं लोगों से मिली, उन बच्चों से मिली, दोस्त जिनको हम कह सकते हैं कि उनके पास उतने प्रिविलेजेस नहीं है जितने हमारे पास थे। उस दिन वो सेलिब्रेशन मेड मी फील कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं तब छोटी थी, मैं समझ नहीं पाई थी कि मुझे इन लोगों के साथ रहना है। एंड वो जो मेरे हाथ में राखीज देख रहे थे, दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड कि दीदी ये आपके पास कहाँ से है, वो कहाँ से आया। एंड शायद वो वक्त बहुत छोटा था ये समझने के लिए कि जो चीज़ें आपके पास है वो शायद उनके पास नहीं है। वहाँ से आई रियलाइज दैट इनको भी ये दिलाना है एंड शायद ये कहीं ना कहीं अपने पार्ट से मैं ये करूँगी। देन आई स्टार्टेड विद कम्युनिटी सर्विसेज। जब मैं क्लास 10th में आई तो मैंने बात करी, अपने घर पे बात करा, अपने स्कूल टीचर से बात करा कि हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी हेल्प मिली, थोड़ी सी गाइडेंस मिली। आई वुड रादर से कि उन्होंने मुझे बताया कि दीज आर द वेज जहाँ पे आप अभी छोटे हो आप ये कर सकते हो। वरना सबने कहा था कि आप छोटे हो, आप अभी क्या करोगे, आप पढ़ाई कंप्लीट कर लो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर वहाँ से आई स्टार्टेड, एक हमारे आसनसोल में एक बहुत बड़ा मंदिर है, बारी मैदान उसका नाम है। वहाँ पे मैं रेगुलरली जाने लगी अपने ट्यूशन्स के बाद एंड वहाँ पे मैं बच्चों से मिली, कम्युनिटी से मिली जो बाहर मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं। वहाँ पे जब मिली, उनके पेरेंट्स से मिली, तो आई अंडरस्टूड कि उनके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वहाँ पे आई स्टार्टेड कि हर ट्यूशन के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा उनके साथ बिताना शुरू किया, उन्हें पढ़ाना शुरू किया, उनके पेरेंट्स से बात करी, उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स को समझा जो कि मैं सॉल्व कर सकती थी अपने एंड से, मेरे पास जो भी रिसोर्सेज थे। वो समझने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि 1 साल जब तक मैं 12th में आ रही थी, उनके साथ इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था कि वो मुझे जानते थे, मैं जानती थी। मतलब आई क्रिएटेड अनदर फैमिली काइंड ऑफ बॉन्ड विद देम कि वो मुझे दीदी बोल के ही बुलाते थे। मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे भाई बहन नहीं थे। तो वहाँ से आई अंडरस्टूड कि मुझे ये करना है एंड आई हैव टू गिव इट टू देम। फिर दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। मेन इंस्पिरेशन वॉज माई होम टाउन आसनसोल, दैट लोगों को देखना, समझना और फिर वो फील करना वॉज माई इंस्पिरेशन। तो जब आप बच्चों को वहाँ पढ़ाती थी, जब भी आप उनका, जैसा आपने बताया कि ट्यूशन आप दे रही थी बच्चों को, सो उस वक्त उनके पेरेंट्स का आपके तरफ क्या था, अप्रोच क्या था? किस तरीके से उन लोगों ने आपको एनकरेज किया? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप यदि जा रहे हो वैसे कम्युनिटी में सपोर्ट करने, ऑब्वियसली बहुत सारी घटनाएं अभी हो रही हैं ऐसी कि पेरेंट्स को भी लगता है कि कहीं हो सकता है सही जगह पे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, सही जगह जा रहे हैं कि नहीं, है ना? तो उस वक्त पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था टुवर्ड्स आपका ये जो सपोर्ट आप जो करना चाह रही थी उनके तरफ? मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। पेरेंट्स का रिएक्शन इनिशियली, क्योंकि मैं खुद भी छोटी थी, आई वॉज इन क्लास 10th, आई जस्ट पास क्लास 10th और मैं 11th-12th की ही स्टूडेंट थी। इनिशियली नहीं बोला कि इन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। और उस मोमेंट में मेरे लिए भी शॉकिंग था कि मैं तो पढ़ाने आ रही हूँ, मैं बॉन्ड करने आ रही हूँ, तो इसकी ज़रूरत कैसे नहीं हो सकती? पढ़ाई की ज़रूरत तो सबको होती है। बट कहीं ना कहीं वो रिजिडनेस थी कि नहीं, ये सब करेंगे तो फिर हमारे साथ कौन रहेगा। मुझे अभी भी याद है कि जितनी भी लड़कियाँ थी वहाँ पे, तो उनके पेरेंट्स का ये कहना था कि अगर ये आपके साथ 1 घंटा बैठेंगी तो 6 बजे तो लोग मंदिर में आते हैं, तो 6 बजे भीख कौन मांगेगा।
ये रिएक्शन मुझे इनिशियल के 1-2 महीने मिला था कि अगर ये 6 बजे तक आपके साथ बैठेंगी तो 6 बजे आरती शुरू होती है तो भीख कौन मांगेगा, आपके साथ क्यों बैठाऊँ। तो वो रिजिडनेस मुझे दिखी एंड वहाँ पे थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिला था कि जब इन्हें ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं। बट विथ द टाइम जब आंटी से थोड़ा सा बात करा, समझाया कि मैं इन्हें कहीं लेके नहीं जा रही हूँ, ये आपके मंदिर के एरिना में ही पास में ही बैठ के पढ़ाऊँगी, मैं इनके साथ वक्त गुजारी हूँ, कुछ सीखेंगी ही, ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें आपसे दूर कर दूँगी या कुछ करूँगी। तो विथ टाइम कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ उनकी जो मम्मी थी दे सपोर्टेड, शायद वो समझ गई कि ये दूर नहीं कर रही है, ये कुछ सिखा ही रही है। एंड फिर वो थोड़ा सा बॉन्डिंग करने में टाइम लगा था, बिकॉज इनिशियली तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये नहीं कर सकती, ये इनका काम ये है, हम देख लेंगे, हमें जो करना है, हमारी बच्चे हम जानते हैं। फिर विथ टाइम वो कंटिन्यू होता गया एंड 2 साल तक, क्योंकि फिर मुझे दिल्ली आना पड़ा था मेरे ग्रेजुएशन के लिए, तो 2 साल तक मैं वहाँ थी। अभी भी जब भी जाती हूँ वो लोग हैं, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं अब, तो वो लोग हैं, मैं उनसे मिलती हूँ। तो इसी तरीके से रहा था। प्रॉब्लम्स तो थी बिकॉज वो बहुत रिजिड थे। सो जैसा अभी आपने मेंशन किया कि बच्चियों को, आपका मतलब ये है संस्कृति की पेरेंट्स, माँ बाप जो थे वो क्या सिर्फ और सिर्फ बच्चियों को रोकते थे, कहते थे कि उनको मंदिर में बैठना है, लड़कों को नहीं, ऐसा था क्या? मैम ये सिर्फ उस एक मंदिर की बात नहीं है, ये कहीं की भी बात है। जब मैं दिल्ली भी आई थी तो मैंने देखा है कि मैं झंडेवालान स्लम्स में दिल्ली में पढ़ाती थी। लाइक वीकेंड पाठशाला मेरा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में भी उनके साथ वहाँ पे जाती थी। वहाँ पे पेरेंट्स काफ़ी रिजिड हो जाते हैं कि मैं बेटियों को नहीं पढ़ाऊँगा, आप मेरे बेटे को पढ़ा दो, ये पढ़ेगा तो ये काम करने जाएगा, इसे तो हमें शादी करवानी है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि झंडेवाला में जब मैं पढ़ाने जा रही थी, वहाँ पे एक बच्ची थी, शी वॉज 15 years old and she was a mother of 1. And 15 years old and mother she was of 1. Mother of 1, like Okay, recent, was like she newborn. married? She was married? No, she wasn't. She was not married? She was not married. उसकी शादी नहीं हुई थी? उसकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। And वो अभी भी है, वो अभी भी यहीं रहती है, वो अभी भी वहीं पे है। जब अभी झंडेवाला का रिसेंट रीलोकेशन हुआ था तो उसमें शायद वो कहीं चली गई हो, क्योंकि मुझे गए हुए 6 महीने 8 महीने हो गए हैं, बट वो वहीं पे थे। शी वाज 15 एंड शी वाज मैरिड एंड वहीं पे उसका जो भाई था, उसके पेरेंट्स वर रिजिड टू मी कि आप आधार कार्ड बनवा दीजिए, आप ये करवा दीजिए, हमारे बच्चे को हमें 10 दिलवाना है। और जब मैंने उसके बारे में पूछा था, मैं एक बार आपसे सिर्फ ये बहुत मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है, इनफैक्ट मेरे लिए नहीं, हमारे समाज में बहुत जगह ऐसा हो रहा है। मेरे को सिर्फ एक बात यहाँ ये समझनी है कि माँ बाप को पता है बच्ची प्रेग्नेंट है, राइट? और इसके लिए आपने पूछा, एज बिकॉज आप समाज सेवा में हैं, तो आपने उन लोगों से ये नहीं पूछा कि पहली बात तो कि ऐसा हुआ, क्योंकि ज़बरदस्ती ही हुआ होगा उस बच्ची के साथ, है ना? और ये जानने के बाद माँ बाप ने ये क्यों नहीं कोशिश किया, बिकॉज वो खुद बच्ची है, 15 साल की उम्र में वो क्या एक बच्चे की माँ बनेगी। सो पेरेंट्स ने ये क्यों नहीं किया कि वो जाए हॉस्पिटल में, किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिले और उस बच्चे को अबॉर्ट कराए, सो दैट ये जो बच्ची जो एक्सपेक्ट कर रही है एक बच्चे को, वो अपनी ज़िंदगी आगे अच्छे से गुजार सके। ये आपने मतलब देखा वहाँ कुछ पेरेंट्स का, उनके माँ बाप का कहीं कुछ ऐसा अप्रोच था, या आपने उनको ऐसा कुछ सलाह दिया? मैम ये एक्चुअली बहुत पास की बात है, हम दिल्ली में ही हैं और ये बहुत पास की बात है। मैं उसकी पूरी कम्युनिटी से मिली थी, वो एक स्लम में रहते हैं, एंड मैं उसकी पूरी कम्युनिटी से मिली थी। एंड वहाँ पे मैम हमारे लिए ये सोचना, उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब भी नहीं पता होता है, उन्हें नहीं पता कि एक इसके लिए स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं या फिर हम जा सकते हैं, क्योंकि वो तो उन शिविरों में जाते हैं जो कि बस उन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो उनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है। क्योंकि जब मैं उनके पास गई थी तो, और ये तो हम एक लड़की, जिसे मैंने देखा है, जब हम ट्रैफिक से जाते हैं, आप कभी भी रुक जाइए, आप रिंग रोड के ट्रैफिक पे रुक जाइए, आप कश्मीरी गेट वासुदेव घाट के बाहर ट्रैफिक पे रुक जाइए, मैं ना जाने ऐसी कितनी लड़कियों से मिली हूँ जो 17-18 बहुत छोटी उम्र में, उनकी शादी नहीं हुई है पर उनके पास 2-2 बच्चे हैं। So, उनके खुद के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने मतलब रिलेटिव के या अपने माँ खुद के बच्चे हैं। आप मैं सच बता रही हूँ मैम, मैंने कहानियाँ सुनी हैं एंड वो कहानियाँ ऐसी थी कि बीइंग अ वुमेन आई वॉज लाइक कि हम जो भी कर रहे हैं आज के टाइम पे वो कभी भी काफ़ी नहीं था। क्योंकि जब मैं उसके पेरेंट्स से मिली, दे वर लाइक कि ये पहले अपने भाई बहन को संभाल रही थी, अभी इसे संभाल रही थी, हम क्या कर सकते हैं। सो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं। अगर कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि नहीं हम इसके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो चाह के भी नहीं कर पाते हैं मैम, बिकॉज आधे लोगों को तो ये डर लगता है हम बाहर जाके क्यों बोलेंगे, आधे लोगों को ये लगता है कि वैसे भी इसकी शादी करानी है। और जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो उसी स्लम का एक लड़का था जिसका वो बच्चा था,
एंड वो भी कुछ ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं होगा, वो उस टाइम पे लगभग 19-20 साल का होगा। तो ये कहानियाँ एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, और जब मैं ये देखती हूँ और वहाँ पे पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसे भी पढ़ने दीजिए, कम से कम आप जब ये चीज़ नहीं हो पाई तो कम से कम मुझे इसे पढ़ाने दीजिए। वो कहते हैं नहीं, बच्चा इसे देखना है, ये पढ़ेगी कैसे। और ये चीज़ जितने हमारे उच्च तबके के समाज में नहीं है ना मैम, वो इतना ग्रास रूट लेवल पे है कि लोग जेंडर को एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव समझते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मतलब मैंने देखा है कि जितना डिस्क्रिमिनेशन वुमेंस के साथ, बच्ची स्पेशली मैं कोट कर रही हूँ, 18 साल से कम के लोगों के साथ होता है, उतना शायद ही बड़े लोगों के साथ होता है, बिकॉज उनके लिए वो बहुत ईजी टारगेट्स होता है कि ये तो इसी काम के लिए बनी है, ये तो शादी करने के लिए बनी है, ये बच्चे करने के लिए बनी है, ये रोड पे जाके बैठेगी तो मुझे ज़्यादा कुछ मिलेगा। तो ये यही चलता है। ये बहुत मतलब ये सुन के बहुत बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती हैं। डेफिनेटली हम लोग भी अपने काम में और आए दिन अपने आसपास कुछ इस तरह की घटनाएं देखते हैं, और ये सच में बहुत अच्छी बात है कि आप उन लोगों को एडुकेट कर रहे हो, आप उनको कहीं ना कहीं बता रहे हो कि उनके माँ बाप को भी या फिर बच्चियों को भी कह लो कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। बिल्कुल, है ना। ये सारी चीज़ें, ये सारा काम करने के लिए या सोशल वर्क करने के लिए आपको रिसोर्सेज एंड सपोर्ट्स कहाँ से मिलते हैं? मैम इस मामले में मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ, बिकॉज इस इंसिडेंट के बाद ही आई डिसाइडेड कि एटलीस्ट अगर मैं कुछ एग्जैक्टली उसके लिए नहीं कर पाई तो एटलीस्ट मैं उन्हें ये बता सकती हूँ कि गुड टच बैड टच क्या होता है। तो मैंने डिफरेंट एरियाज़ में जाके बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, गुड टच बैड टच समझाना शुरू किया। उनके भाइयों को, जो उनके छोटे भाई होते हैं, उन्हें भी साथ बैठा के समझाना शुरू किया कि उन्हें भी पता हो। हम जनरली ये कहते हैं कि लड़कियों को पता होना चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या होता है। मैंने ये इंश्योर किया कि उनके भाइयों को भी पता हो कि आपको किस तरीके से एक महिला को ट्रीट करना है, एक बेटी को ट्रीट करना है, आपकी बहन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। ये चीज़ मैंने पहले करी थी। दूसरी चीज़, जो आपका सवाल था कि मुझे रिसोर्सेज कहाँ से मिले, मैम फॉर्चुनेटली पीपल अराउंड आस जो कि एक्चुअली आके काम नहीं कर सकते हैं, मेरे अराउंड तो ऐसे लोग थे जिन लोगों ने आके भी सपोर्ट करा था। दे वर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हु सपोर्टेड मी। मेरे कॉलेज से मुझे बहुत सपोर्ट मिला था, अगर मॉनेटरी सपोर्ट नहीं, बट देवर काइंड सपोर्ट्स जो मुझे मिला। मेरी फैमिली टचवुड बहुत सपोर्टिव थी, दे वर ऑलवेज देयर कि ठीक है अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है तो दे वर देयर। सो आई वुड से कि कम्युनिटी वर्क के लिए मेरे साथ कम्युनिटी थी, शुरू से थी, कि अगर मुझे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स दिखी थी तो एवरीवन, देयर वर पीपल हु वर रेडी टू हेल्प, टू शो अप। So that is how I did everything. That's really good. So आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो अभी? Yes. अभी सो आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपने क्या सोचा है? मैम फ्यूचर प्लान तो बेसिकली लाइक इफ़ आई से अबाउट अ गोल ऑफ माइंड, सो इट्स वेरी क्लियर दैट आई हैव टू बी हियर, आई हैव टू बी एट द इंटरसेक्शन जहाँ पे मैं पॉलिसी मेकिंग में भी रहूँ एंड एक्चुअली ग्रास रूट पे भी लोगों के साथ रहूँ। फॉर दैट आई हैव स्टार्टेड सेवरल इनिशिएटिव, जैसे कि हमारी बात भी हो रही थी। आई हैव स्टार्टेड स्किल्स सबकी है इनिशिएटिव बाय मी, वेयर जहाँ पे मैंने ये सोचा है कि मैं अगर एकेडमिकली अच्छी हूँ तो लोगों को सिर्फ पैसिवली 1 दिन 2 दिन या 1 महीने, क्योंकि यही हमारा टाइम स्टैम्प रहता है कि 1 महीने यहाँ काम कर लेंगे, वहाँ काम कर लेंगे, रादर देन उसके बदले मैं उनको खुद ही एक्सेस दे पाऊँ कि वो चीज़ें कर सके। तो वहाँ पे आई विल बी टीचिंग स्किल्स बाय संस्कृति में, स्किल्स सबकी है बाय संस्कृति में, अबाउट देयर बेसिक एजुकेशन, देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि वो किस तरीके से बाहर जाके काम खोज सकते हैं और असली में उनके लिए काम क्या क्या है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो उन्हें नहीं पता है कि वो उन्हें एक्चुअली मिल सकती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो उनके लिए हैं। तो वहाँ पे मैंने ये सोचा है कि मैं उन्हें ये सिखा सकूँ ताकि उन्हें पता हो कि उनके पास क्या सारे रिसोर्सेज हैं कि वो अपने लिए खुद भी कुछ कर सके। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं उन्हें बस बता के 1 दिन 2 दिन मदद करके आ जाऊँ, आई वॉन्ट टू इनेबल देम ताकि वो एक्चुअली खुद के लिए भी खुद कुछ कर सके। अगर कल मैं किसी सोसाइटी में ना रहूं तो उनको पता हो कि वो वहाँ पे वो काम कर सकते हैं खुद से पूछ के भी। सो आप सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाह रही हैं उनको, उन्हें खुद को। सो बीइंग अ लीडर मेकिंग अनदर लीडर्स, राइट? आई वांट एवरीवन टू बी अ लीडर सो दैट उन्हें पता हो कि ये चीज़ें उनके लिए हैं, दे हैव रिसोर्सेज, बस उन्हें पहचान करवानी है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सबसे पहला इनिशिएटिव तो यही है एंड मैं एक NGO शुरू करना चाहती हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो वेरी सून इन नेक्स्ट 6 मंथ वो शुरू हो जाएगा, जिसमें हम बेसिकली, मैं शुरू से कहती हूँ कि एजुकेशन, अगर एक इंसान, जितने भी हमने अभी इश्यूज डिस्कस करे हैं, अगर बेसिक एजुकेशन भी रहती मैम, तो मेरा मानना है कि इंसान का दिमाग
ऐसी जगह पे जाता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ अल्टरनेटिव कर सकते हैं। अगर एक बच्ची पढ़ी लिखी होगी, उसे अगर लिखना पढ़ना भी आता होगा, तो आज ऐसे कितने सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट के जो उसे एक्चुअली मिल सकते हैं। लखपति दीदी, टेलर का वो काम सीख सकती है, बट रोड पे जाके उसे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तो मेरा यही इनिशिएटिव है कि हम सबसे पहले पढ़ाई पर ध्यान दे लेते हैं और उसी से लोगों की अवेयरनेस हो जाएगी और ये सब हो जाएगा। तो पहला इनिशिएटिव तो ये रहेगा कि एजुकेशन पे काम करना है। संस्कृति, जैसा आपने बताया कि आप बहुत कम उम्र से ही, जब से आप स्कूल में थे 8th स्टैंडर्ड से, या फिर अभी तक भी, वैसे भी अभी भी आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ये सच में बहुत इंस्पिरेशन है हमारे आज के जनरेशन के लिए। तो ये बताइए कि कुछ तो ऐसी घटना आई होगी, आपने ऐसा देखा होगा जो सच में आपको अंदर से हिला दिया, जो आप अभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ है जो आप बताना चाहें यदि लोगों से? इस जर्नी में मैम हमेशा ऐसा होता है। मैं कभी भी अगर किसी वृद्ध आश्रम चली जाऊँ, वहाँ ऐसा होता है। मैं रोड पे चल रही हूँ तब ऐसा होता है। मैं किसी कम्युनिटी में जाके लोगों से मिल रही हूँ तब ऐसा होता है। एक बहुत रीसेंट की घटना है, मुझे अभी उस घटना को शायद 25 दिन भी नहीं हुए हैं, और मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास गई थी किसी अपने पर्सनल काम की वजह से। एंड जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ से ना एक पीछे एरिया पड़ता है मेट्रो का, जहाँ से आप निकलते हो, उसका बैक साइड एरिया था। एंड दैट इज़ अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी स्लम काइंड ऑफ एरिया वहाँ पे है। मैं वहाँ से निकली एंड वहाँ पे ना मुझे एक लेडी दिखी थी, वो मुझे सही कंडीशन में नहीं लगी। वो बेगर थी, वो वहाँ पे बैठती होंगी, पर मुझे लगा कि इनसे जाके, पता नहीं क्यों लगा, पर मुझे लगा कि मुझे इनसे जाके बात करनी चाहिए। जब मैं वहाँ पे गई, मेरे साथ 2 लोग और थे जो मेरे साथ आए थे। जब मैं वहाँ पे गई तो वो बहुत हिचक रही थी कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तो वो भीख भी नहीं मांग रही, वो बैठी हुई थी, तो समझ आ रहा था कि कुछ तो हुआ है। बहुत देर, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट बात करने के बाद जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ये करती हूँ, आप मुझे बता सकती हैं अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम बात कर सकते हैं, कम से कम मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ, आपको अगर कुछ खाने को चाहिए मैं आपको ला के दे सकती हूँ। मुझे पता चला कि वो रेप विक्टिम थी और ज़्यादा कुछ नहीं, पिछले रात ही उनके साथ रेप हुआ था। अच्छा। और जब मैं उतनी बड़ी बिल्डिंग के बाहर पीछे वो उन्हें बैठा हुआ देखा था, मैं अभी भी उस बात को लेके शॉक में रहती हूँ। और जब मैंने पूछा तो वो उनके लोकल के लोग थे, लाइक जो अगल बगल के स्लम के लोग होते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, जो था, जिनको वो पहचानती थी, वो बहुत अच्छे से जानती थी। मैं उनके लोकल, उनके आसपास के वो लोग थे। और मैम वो मुझे बताने में इतना हिचक रही थी, और उनकी एक लाइन थी कि ये तो अब रोज़ का हो गया है, 4 दिन में ठीक हो जाऊंगी। अच्छा। वो सुनने के बाद मैंने लोगों से पूछा, लाइक मैंने एक्चुअली लॉयर से पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ, और उनका स्ट्रेट अप जवाब था कि वो उन्होंने आपको आज बताया है, कल अगर मैं उनको कोर्ट लेके जाऊँ तो वो बोल देंगे कि मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है, लोग मुझ पे सवाल उठाएंगे, मैं नहीं, वो बताएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके लिए अब ऐसा हो गया कि मैं 4 दिन में ठीक हो जाऊँगी। वो, और मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर पाई, वो सुन के मुझे वापस घर आना पड़ा। और वो इंसिडेंट शायद आज तक मैं घर पे भी डिस्कस करती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिन एक्चुअल लोगों को ज़रूरत है, हम अगर उन्हें कुछ नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे दिमाग से आज तक नहीं गई है, शायद आगे भी नहीं जाएगी जब तक मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि जिससे सच में उन जैसी काफ़ी रियल लाइफ विक्टिम्स को मैं हेल्प कर पाऊँ, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव था। मैं खुद एक लेडी हूँ, आई नो कि वो किस चीज़ से गुजर रही थी, और उनके लिए इतना नॉर्मलाइज था, इसका मतलब ही था कि वो उनकी एक आम जिंदगी का पार्ट बन चुका है, और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो वो बात मेरे दिमाग से कभी भी नहीं जाएगी, और शायद वो इंसिडेंट ही मुझे ये देता है कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना होगा इसके लिए, बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड दिस इज़ रूटेड। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, कुछ करने के लिए, इट इज़ स्टिल देयर इन माई माइंड। एंड ऑनेस्टली मैं जब भी सोचती हूँ, मैं बस आई एम हेल्पलेस इन दैट, बिकॉज इसके लिए शायद कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं एक से मिली हूँ मैम, हो सकता है बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी। सो ये वो एक इंसिडेंट था जो शायद मैं नहीं भूलूंगी अनलेस एंड अनटिल मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, सबके लिए कुछ कर पाऊँ। हाँ, ये सच में सुन के आपसे भी हमको बहुत बुरा लग रहा है और तकलीफ़ हो रही है उनके लिए, इसलिए क्योंकि ये बार बार हो रहा है उनके साथ, और वो बोल भी नहीं पाएंगी। वो यदि आप उनके पास लेकर जाओ कोई हेल्प, वकील या कुछ भी, वो भी उससे भी वो बैकफुट हो जाएंगे, इट्स ओनली बिकॉज कि कहीं उनको लगेगा कि फिर से उस जगह पे रहना उनके लिए शायद अनसेफ हो जाए। और सही बात है, पता नहीं क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था कर रही है। सो संस्कृति, आप इस प्लेटफॉर्म पे सोशियो फेयर से क्या योगदान चाहेंगी?
मैम मैं कभी भी अगर किसी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ या कभी भी मेरा रहना हुआ है, मैं बस एक ही चीज़ बोलती हूँ, मैंने अभी भी आपको बोला कि अगर हम कुछ भी कम्युनिटी वर्क करना चाहते हैं, अगर हम आज जितनी भी लोगों की हमने बातें करी हैं, अगर हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो हमें एक कम्युनिटी चाहिए। एक अकेली संस्कृति कुछ नहीं कर सकती है, या फिर कोई भी एक अकेला इंसान अपना पार्ट कर सकता है, पर वो करने के लिए भी उसे लोग चाहिए। तो एज अ कम्युनिटी हेल्प अगर हम सब मिलके, जैसे मुझे उनके बारे में पता था, अगर हम एक कम्युनिटी के साथ जुड़े, मिले, उनके लिए हम कुछ एक बड़ा इम्पैक्ट एक्चुअली ला सकते हैं, और एक बड़ा इम्पैक्ट लाने के लिए सारे लोगों को मिलना ज़रूरी है। तो एक बिल्डिंग अ कम्युनिटी टुगेदर, कि हम साथ में मिलके काम कर सकें, जितने लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा। एक संस्कृति, दो संस्कृति, आप, हम, सोशियोफेयर, अगर हम सब मिलके काम करें, अगर हम एक एक स्टेट में भी काम करें मैम, और हमारे जैसे और लोग अगर सोशियोफेयर को देख के, इस प्लेटफॉर्म को देख के अगर और लोग भी वोकल हो जाएं, समझ पाएँ कि हमें सिर्फ अवेयरनेस नहीं देनी है, हमें एक्चुअली एक्शन लेना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं। सोशियोफेयर काम कर रहा है, सबरी हेल्पेज काम कर रहा है, मैं जानती हूँ, मैंने और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम किया, वो काम कर रहे हैं, बहुत लोग करना चाहते हैं। तो अगर हम सब एक साथ मिल जाएंगे एंड हम एक्चुअली कम्युनिटी डेवलप करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं ऑलरेडी अलग अलग, बट अगर एक साथ करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई आस्क फॉर, अ हेल्पिंग हैंड टू डू एनीथिंग, एनी ऑफ द वर्क। डेफिनेटली हमेशा ही सोशियोफेयर आपके साथ है, और आप जैसी जितने भी समाज सेवक और समाज सेविका हैं सबके साथ है। सोशियोफेयर प्लेटफॉर्म ही है हमारा एक नेटवर्किंग, जहां हम डिफरेंट नॉन प्रॉफिट्स या आपके जैसे इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं उनको एक साथ जोड़ते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम एक वेब बनाएं, एंड वेब बना करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचा सकें। सो बहुत अच्छा लगा संस्कृति, आपका विजन देख करके, और आप जिस तरीके से अपने आसपास रह रहे बच्चे बच्चियां, महिलाएं, उनके चेहरे पे खुशी लाने के लिए आप जितनी कोशिश कर रही हैं, हमारे तरफ से, हमारे सोशियोफेयर के तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप इस तरीके से ही काम करते रहिए, एंड उम्मीद है आपसे अगली बार जब मुलाकात होगी आप और भी कुछ अच्छी बातें बताएंगी, और इस तरीके के जितने भी लोग रहेंगे जो आपके आसपास हैं, जिनको ज़रूरत है, आप उनके हर परेशानी में उनके पास आप खड़ी रहें, एंड जब भी आपको ज़रूरत लगे सोशियोफेयर हमेशा आपके पास खड़ा है। थैंक यू सो मच। सो बस इसके साथ ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।